फाइबर ग्लास क्या है और ये कैसे बनाई जाती है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे दिखने में नाजुक सामग्री जैसे कि कांच सुपर मजबूत संरचनाओं में बदल सकती है, जो कारों, जहाजों और यहां तक कि पवन टरबाइनों को भी मजबूत बना सकती है? इस विरोधाभास के पीछे है फाइबर ग्लास, जो आधुनिक उद्योग का सबसे बहुप्रकारी सामग्री में से एक है। मिश्रित सामग्री को परिभाषित क्या करता है और इसके निर्माण में कौन सी रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाएं मदद करती हैं? लेकिन उससे पहले फाइबर ग्लास क्या है? फाइबर ग्लास, जिसे तकनीकी रूप से ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर या ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर कहा जाता है, एक मिश्रित सामग्री है। यह दो मुख्य हिस्सों से बना होता है, ग्लास फाइबर जो कि मजबूती देता है और एक पॉलीमर रेजिन जो कि मैट्रिक्स होती है। फाइबर जिनका व्यास 5 से 25 माइक्रोमीटर तक होता है और जो बाल से भी पतले होते हैं, वे यांत्रिक मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं। वहीं रेजिन जो आमतौर पर पॉलिएस्टर, एपॉक्सी या विनाइल एस्टर होती है, एक गोंद की तरह काम करती है, भार को वितरित करती है और फाइबर की सुरक्षा करती है। लेकिन फाइबर ग्लास की शुरुआत कैसे हुई? फाइबर से सामग्री को मजबूत करने का विचार नया नहीं है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी लोग कपड़ों में कांच के धागों के साथ प्रयोग कर रहे थे, लेकिन औद्योगिक तकनीक वास्तव में 1930 के दशक में ही आगे बढ़ी, जिसे ओवेन्स कॉर्निंग फाइबर ग्लास कॉर्पोरेशन ने बढ़ावा दिया। इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर लगातार फाइबर बनाने की एक व्यवहारिक विधि विकसित की, जो मूल रूप से थर्मल इंसुलेशन के लिए थी। महत्वपूर्ण प्रगति तब हुई जब यह समझ आया कि रेजिन के अंदर फाइबर की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है, यांत्रिक गुण प्रभावित हो सकते हैं। यह आज भी केंद्रीय सिद्धांत है। फाइबर ग्लास कैसे बनता है? इस प्रक्रिया में दो मुख्य चरण होते हैं, फाइबर का निर्माण और कंपोजिट का आकार देना। फाइबर ग्लास बनाने में मुख्य कच्चा माल सिलिका है, जो क्वार्ट्ज रेत से मिलता है। गलनांक को कम करने और गुणों को समायोजित करने के लिए इसमें चूना पत्थर जैसे खनिज मिलाए जाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। रासायनिक प्रतिरोध के लिए एल्यूमिना और पिघले हुए कांच की चिपचिपाहट को कम करने के लिए बोरोन ऑक्साइड मिलाया जाता है। इस मिश्रण को लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भट्टियों में पिघलाया जाता है, जिससे तरल कांच बनता है। यह सामग्री फिर बुशिंग से होकर गुजरती है, जो माइक्रो छिद्रों वाली प्लैटिनम की प्लेटें होती हैं। यांत्रिक खिंचाव के तहत कांच छिद्रों से होकर बहता है, जिससे लगातार तंतु बनते हैं, जिन्हें तुरंत पानी से ठंडा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खिंचाव की गति 3000 मीटर प्रति मिनट तक पहुंच सकती है और अचानक ठंडा करने से क्रिस्टलीकरण रुक जाता है, जिससे कांच की अमॉर्फ संरचना बनी रहती है। लपेटने से पहले रेशियो को सिलिन आधारित कोटिंग या साइजिंग दी जाती है। यह उपचार बाद में रेजिन से चिपकने को बढ़ावा देता है और घर्षण से सुरक्षा करता है। कंपोजिट के निर्माण में रोविंग, कपड़े या चटाई के रूप में रेशियो को रेजिन के साथ मिलाया जाता है। एक सामान्य विधि है हैंड लैप, और यह इस तरह काम करता है। एक सांचे को डिमोल्डेंट से कोट किया जाता है और उस पर हम जिसे जेल कोट कहते हैं या फिनिशिंग के लिए रंगीन रेजिन की एक परत लगाई जाती है। फाइबर को उसके बाद हाथ से व्यवस्थित किया जाता है और रेजिन के साथ भिगोया जाता है, जिसे मिथाइल एथिल कीटोन पेरोक्साइड से उत्प्रेरित किया जाता है, जो क्योरिंग शुरू करता है, जिसमें थर्मो एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन से कठोर 3D नेटवर्क बनते हैं। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्मी छोड़ती है और इसकी गतिशीलता एरहेनियस मॉडल का अनुसरण करती है, जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए सूत्र में है, जहां K प्रतिक्रिया की स्थिरांक है, AE प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA सक्रियण ऊर्जा है, R गैस स्थिरांक है और T केल्विन में तापमान है। स्वचालित प्रक्रियाएं जैसे प्रोफाइल्स के लिए पुट्रूजन और सिलेंडर टैंकों के लिए फिलामेंट वाइंडिंग नियंत्रित तनाव से फाइबर को सीधा कर दिशात्मक मजबूती बढ़ाती हैं। अब फाइबर ग्लास इतनी मजबूत क्यों होती है? इसका जवाब इसके घटकों के बीच की तालमेल में छुपा है। फाइबर में मौजूद मजबूत SiO-Si बॉन्ड्स या सिलॉक्सेन ब्रिज तन्यता के भार को सहन करते हैं। उसकी मजबूती तब बढ़ जाती है जब फाइबर का व्यास कम होता है, क्योंकि सतही दोषों में कमी आ जाती है।
ये रेजिन फाइबर के बीच तनाव ट्रांसफर कर कंप्रेशन का विरोध करती है। सीलन द्वारा मजबूत की गई फाइबर और रेजिन की इंटरफेस डीलैमिनेशन या डिस्प्लेसमेंट को रोकती है। सूक्ष्म स्तर पर जब कोई लोड लगाया जाता है तो दरारें रेजिन में फैलती हैं, लेकिन फाइबर उन्हें मोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया को क्रैक ब्रिज कहा जाता है, जिससे ऊर्जा का विघटन होता है। और कांच के फाइबर का उपयोग कहां किया जाता है? इनका उपयोग बहुत विविध है, जैसे बस की बॉडी, ईंधन टैंक, नाव के प्रोपेलर में किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सामग्री की हल्कापन ऊर्जा की खपत को कम कर देती है। इन्हें पवन टरबाइन ब्लेड, पानी व रसायनों की एंटी कोरोसिव ट्यूब, सर्फ बोर्ड और मछली पकड़ने की छड़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मापने योग्य आंकड़े इसकी पसंद को समझाते हैं, क्योंकि इसकी घनत्व लगभग 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी विशिष्ट मजबूती यानी मजबूती बनाम घनत्व बहुत अधिक है। यह कार्बन स्टील से 10 गुना अधिक है और इसमें अंतर्निहित विद्युत इंसुलेशन भी होता है। और फाइबर ग्लास की तुलना अन्य सामग्रियों से कैसे की जाती है? ठीक है, फाइबर ग्लास संरचनात्मक सामग्रियों के बीच एक अनूठा स्थान रखता है। यह संतुलन उन गुणों का है जिन्हें धातुएं और अन्य मिश्रित सामग्री नहीं दोहरा सकती। कार्बन स्टील की तुलना में यह स्टील की घनता का 1/4 प्रदान करता है। साथ ही इसमें जंगरोधी क्षमता है, जिससे समुद्री या रासायनिक माहौल में पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती। हालांकि इसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस स्टील से 5 गुना कम है, इसलिए इसका उपयोग उन जगहों तक सीमित है जहां अधिक कठोरता जरूरी होती है, जैसे बड़े स्पैन की बीम्स। एल्यूमिनियम की तुलना में इसमें जंगरोधी क्षमता अधिक और लागत 30% कम है, लेकिन थर्मल व इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होने से यह हीट एक्सचेंजर या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्बन फाइबर अपनी ओर से विशिष्ट मजबूती में ग्लास फाइबर से बेहतर है, लेकिन लागत के मामले में यह आगे है, क्योंकि आज के समय में कार्बन फाइबर की कीमत लगभग 15 से $150 प्रति किलो है, जबकि ग्लास फाइबर की कीमत $1 से $5 प्रति किलो है। विशेष रूप से पवन ऊर्जा जैसी अनुप्रयोगों में लागत मजबूती के संतुलन के कारण ग्लास फाइबर का दबदबा है, जहां यह कार्बन फाइबर की तुलना में 80% तक की चक्रीय लोड सहन कर सकता है। यह सिर्फ कीमत का 20% है। रासायनिक टैंकों में यह अम्लों के प्रति स्टेनलेस स्टील जैसी धातु मिश्र धातुओं से भी अधिक निष्क्रिय है। मैं निकल और कोबाल्ट उत्पादन के लिए एक रासायनिक संयंत्र की परियोजना बना रहा हूं। प्रक्रिया के कई हिस्सों में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है, और चूंकि रासायनिक घोलों की संरचना अत्यंत अम्लीय होती है, इसलिए पाइपलाइनों, टैंकों और यहां तक कि कंटेनमेंट बेसिन की परत का अधिकांश हिस्सा फाइबर ग्लास से बनाया जाता है, क्योंकि इसकी लागत कम होती है और यह संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होता है। इसकी स्थायी कमी रिसाइकलिंग में है, क्योंकि फाइबर मिश्रित धातुओं के विपरीत रेजिन को अलग करने के लिए जटिल तापीय प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिससे केवल 50 से 70% फाइबर ग्लास ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो सामग्री विज्ञान में सदियों के ज्ञान को संक्षिप्त करता है, नियंत्रित सिलिका पिघलाने से लेकर इंटरफेस इंजीनियरिंग तक। इसका रहस्य केवल कच्चे माल में नहीं है, बल्कि सूक्ष्म स्तर की इंजीनियरिंग में है, जो नाजुकता को मजबूती में बदल देती है। जैसे जैसे हम टिकाऊ रेजिन और कुशल रिसाइकलिंग में आगे बढ़ते हैं, ये सामग्री लगातार विकसित होती जा रही है। अब ये केवल एक औद्योगिक उपकरण नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बन गया है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दें। तो बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि उस नाव या उस पवन टरबाइन के पंखे में कितनी केमिस्ट्री और फिजिक्स छुपी हुई है? आप फाइबर ग्लास के और कौन से सामान जानते हैं? कमेंट में बताइए। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, बड़ा आलिंगन अगले वीडियो में मिलते हैं।